अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में कार्ल ड्यूश एक ऐसा नाम है, अक्सर जिसको हम उसकी जो इनोवेटिवनेस है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको समझ नहीं पाते। बेसिकली कार्ल ड्यूश साइंसेस से साइबरनेटिक्स की अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स की स्टडी में लेकर के आए और अपनी पुस्तक नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में उसको रखा। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत से लेख लिखे होंगे, बहुत सी किताबें लिखी होंगी, पर वो अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं। कार्ल ड्यूश ने बेसिकली ये समझा अपनी कम्युनिकेशन अप्रोच से कि किस तरह से बेसिकली जो नेशन स्टेट क्रिएट हुए, जो मॉडर्न स्टेट हुए, उनको पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका एसेंस है वो है कम्युनिकेशन। जब पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछ गया, यातायात का जाल बिछ गया, टेलीफोन टेलीग्राम का जाल बिछ गया, मीडिया का जाल बिछ गया, जिससे उस टेरिटरी के अंदर एकत्व की भावना पैदा हुई, सेल्फ रेगुलेशन की भावना पैदा हुई, एक प्लानिंग की भावना पैदा हुई, उससे बेसिकली स्टेट खड़े हुए। और वो कम्युनिकेशन जो है, डायलॉग जो है, एक टेरिटरी के अंदर संवाद जो है, वो सही मायनों में उस देश को एक रखता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जब ये संवाद की धुरी पूंजीवाद और अन्य फैक्टर्स की वजह से ट्रांसनेशनल हो जाएगी, मतलब एक देश के भीतर ही लिमिट ना होकर के अन्य देशों के साथ भी निरंतर संवाद चलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर का हो, पॉलिटिकल स्फीयर का हो, कल्चरल स्फीयर का हो, ट्रेड रिलेटेड हो, जितना वो चलेगा, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन का हो, उससे कहीं ना कहीं एक ट्रांसनेशनल कम्युनिटी का जन्म होगा, जो कि परपेचुअल पीस को या एक लॉन्ग टर्म पीस को जन्म देगी, जिसको उन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी का नाम दिया। क्योंकि जब कंटिन्यूटी ऑफ संवाद होगा तो कहीं ना कहीं जो देशों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा, ऐसा कार्ल ड्यूश कहते हैं। और इसके डेवलप होने से देशों के बीच में परस्पर निर्भरता भी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो ये इनोवेटिव अप्रोच थी पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की, कंट्रीज़ के आपसी रिलेशन को अंडरस्टैंड करने की, इसने कहीं ना कहीं जो एक पुरानी रियलिस्टिक की जो रियलिज्म की जो एक न्यूटोनियन फिक्स्ड मैकेनिकल जो अप्रोच थी, या जिसको कई लोगों ने बिलियर्ड बॉल अप्रोच भी कहा, कि फिक्स बॉलें हैं जो आपस में टकराती हैं, उनके अंदर क्या संवाद हो रहा हो महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो एक दूसरे से टकराते हैं देश अपने हितों की पूर्ति के लिए, ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो। तो उसकी तुलना में अगर देश को आप एक बॉल भी समझे तो उस बॉल को निर्जीव ना समझ के उसको सजीव समझ के उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टरों को जोड़ करके देखा। ये बड़ी बात थी इसकी। और ये भी पाया कि जो डायलॉग है दो कंट्रीज के बीच में वो केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट में भी ट्रांस गवर्नमेंटल होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो सकता है विज़ अदर कंट्री के, और साथ ही साथ ट्रांसनेशनल हो सकता है, जिसमें कि ना केवल आपके देश के अधिकारी और प्राइम मिनिस्टर या चुने हुए पदाधिकारी की बात कर रहे हैं, बल्कि कैपिटलिस्ट भी कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो रहा है, कल्चरल इंटरेक्शन भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग खड़ा हो रहा है ये इंटरडिपेंडेंस को जन्म देगा, ऐसा कार्ल ड्यूश ने कहा था। ये कुछ इस तरह का है, जैसे मैं अब इस वक्त हालांकि काफ़ी निराशा है, पर जो ये नए सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ने, पॉडकास्ट ने, जो आज मैं देख रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान की जो जो इनफॉर्मल डायलॉग है, जो कम्युनिकेशन है, उसको बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं इससे विशेषकर पाकिस्तान, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न था अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी में, एंटी हॉस्टाइल इंडिया आइडेंटिटी में, उसमें एक चेंज आ रहा है।
चर्निंग आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया का जो युग है, ये कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में दोस्ती की तरफ लाएगा। ये भी सोचते हो मुझे कार्ल ड्यूश की याद आई, तब इसलिए मैंने एग्जांपल आपको लेटेस्ट दिया। हालांकि आप अभी इससे एग्री नहीं होंगे, पर मैं जो उनके पॉडकास्ट का नेचर वहाँ देख रहा हूँ, या भारत के साथ जो सोशल मीडिया में इंटरेक्शन उनकी देख रहा हूँ, उनके समाज की, ये लॉन्ग टर्म में लोगों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाएगी। अब इसी महान काम को, ड्यूश के काम को देखते हुए एक और ऑस्ट्रेलियन विद्वान जॉन बर्टन, जो कि कम्युनिकेशन अप्रोच को ही अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने जो देशों के जो इंटरेक्शन है उनको, ये जो सारी अप्रोच है लिबरल मॉडल में इसको हम रखेंगे ब्रॉडली, तो उसको अगर न्यू लिबरल या लिबरल में देख सकते हैं, न्यू लिबरल फॉर्म इसको मान सकते हैं हम, जहाँ पर मानव व्यवहार को ना समझ करके बल्कि देशों की इंटरेक्शन और उसके मल्टी फैसेटेड नेचर पर फोकस किया गया। ये तो एक तरह का ये न्यू लिबरल मॉडल का पार्ट है, ये कम्युनिकेशन अप्रोच, या इसको हम साइंटिफिक भी कह सकते हैं, क्रॉस कटिंग है। तो इसमें जॉन बर्टन कहते हैं कि बेसिकली जो देशों के बीच में इंटरेक्शन है वो कॉबवेब तरह है, मकड़ी के जाल की तरह है, कि भाई उसमें कई लेयर्स में वो आपस में इंटीग्रेट होती है, उसको कोई आप स्पष्ट बाउंड्री फिक्स नहीं कर सकते। देश कई तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें इंटरडिपेंडेंस है, ऐसा जॉन बर्टन बताते हैं। और ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंटरडिपेंडेंस जो पैदा हो रही है, जिसकी बात कार्ल ड्यूश सिक्योरिटी सोसाइटी में करते हैं, वही बात को मतलब एक और शब्द में जॉन बर्टन दिखाते हैं। और एक्सेस जो पावर पर जो रिलायबिलिटी है उसको भी वो थोड़ा सा चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि अब देशों की जो जो नीड है वो केवल ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी तक लिमिट नहीं रही, बल्कि उनकी प्रॉस्पेरिटी दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में भी है, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी प्रजा को प्रॉस्परस बनाने में रहे, और उसके लिए शायद उन्हें कई बार दूसरी कंट्रीज़ के सहयोग की ज़रूरत भी पड़ती है, ऐसा जॉन बर्टन कहते हैं। हालांकि डॉयश ने ये बात बोली कि भाई अगर जो ये ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ बनेगी ईयू टाइप, जिसकी स्टडी डॉयश ने भी की, बर्टन भी करता है और उसको प्रेज करता है, तो डॉयश इतने वो थे दूरदर्शी, ने कहा था कि अगर जो ये ट्रांसनेशनल जो कम्युनिटीज़ बनेगी नई ईयू टाइप, अगर ये समाज के सभी फैक्टर्स को साथ में लेके चलेगी तो ये कामयाब होगी। पर अगर इसमें कुछ वर्ग एलिनेट होंगे तो वो बाद में इसके लिए एंटी फोर्स बनेगी, जो आज हम ईयू में देख रहे हैं कि भाई अगर इस ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप में कुछ वर्गों को एलिनेट किया जाएगा और इलीट इसको लेड करेंगे, तो इसके खिलाफ मतलब पुश बैक भी होगा, और वो हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो डॉयश की जो दूरदर्शिता है वो भी नज़र आती है। इसके अतिरिक्त सब्सिक्वेंटली जो वर्क निकला सिक्योरिटी कम्युनिटी से, जो कार्ल ड्यूश ने निकाला, और फिर जॉन बर्टन जो है इसको कॉवर्ड मॉडल की बात करते हैं, हेडले बुल अनार्किकल सोसाइटी की। हालांकि वो रियलिस्ट है, पुलिस हर तरफ है, पर बात वो भी वही बोल रहा था कि भाई अनार्की है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अनार्की है, कहीं ना कहीं कुछ बेसिक नॉर्म्स से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और सब्सिक्वेंटली ज़्यादा सुंदर बनता है ये वर्क और रिफाइन होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी में, जो कि इंटरडिपेंडेंस एंड पावर शायद किताब है हमारे जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन की, दोनों न्यू लिबरल हैं। वो बताते हैं किस तरह से जो ये ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप हैं, इंटरनेशनल नहीं ट्रांसनेशनल, जहाँ पर जो एक्टर्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने देश की लॉयल्टी ना लेकर के अपने सेक्टरल गोल्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और ग्रेजुअली ये उनकी लॉयल्टी को उनकी कमिटमेंट को ट्रांसनेशनल देशों से भी ऊपर उठा करके एक रीजनल स्तर पर या एक इंटरनेशनल लेवल पर ले जाता है, एक बड़ी कम्युनिटी को खड़ा करता है। वो बात यहाँ हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की स्थापना हो रही है, क्योंकि कारण ये है कि मल्टीपल एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन में आ चुके हैं, चाहे वो फिर ट्रांस गवर्नमेंटल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट चाइना और इंडिया की लोकल गवर्नमेंट्स की इंटरेक्शन हो,
स्टेट गवर्नमेंट्स की इंटरेक्शन हो, सिटी टू सिटी इंटरेक्शंस हों, वो हों, या फिर ट्रांसनेशनल की अलग अलग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, कम्युनिटी वाइज कॉन्टैक्ट हो, टेक्नोलॉजिकल कॉन्टैक्ट हो, इंटरेक्शन हो, ट्रेड रिलेटेड इंटरेक्शन हो, इन सब ने कहीं ना कहीं बड़ा गहरा जाल बना लिया जिसने कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की स्थापना की। और इससे ये हुआ बेसिकली जो पावर पर जो शेयर रिलायंस थी या पावर सेंट्रिक जो नेशनल इंटरेस्ट की जो परसेप्शन थी या ज़ीरो सम परसेप्शन जो नेशनल इंटरेस्ट की थी, उसको चुनौती हुई है। और देशों के पास एक, और एक्टर्स के ना केवल देश बल्कि सभी एक्टर्स के पास एक मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल लेवल्स है, जिससे कि वो अपनी अट्रैक्शन को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं और उससे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की स्थापना हुई है। और मुझे तो लगता है कि बाद में यही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरेटाइजेशन है उसको सब्सिक्वेंटली फिर ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया कि भाई देखिए अब इतनी ये मतलब हो चुकी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, किसका कुछ नाम हो, तो वो फिर नाम मिला ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो सारी थिंकिंग इन विचारकों की जुड़ के चलती है। जितने भी हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं तो इन तीनों विद्वानों को, चाहे वो कार्ल ड्यूश हो पहले, फिर जॉन बर्टन हो, और फिर कॉबर्ड मॉडल वाले, और फिर हमारे ये जोसेफ नाए और रॉबर्ट कोहेन का जो ये पावर एंड इंटरडिपेंडेंस में जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो सिद्धांत है, इनको मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है, इनकी इंटरकनेक्टिविटी को समझने की ज़रूरत है। और सब्सिक्वेंटली जो इनके बीच इस इन विचारों का जो कल्मिनेशन होता है ग्लोबलाइजेशन के रूप में, उसको भी देखने की ज़रूरत है। हालांकि आज के हम इस ट्रंप के दौर में जब जी रहे हैं तो जो एक प्रोजेक्ट ग्लोबलाइजेशन को हम बोलते हैं कि हर्ट हुआ है, पर अगर बड़े टर्म में देखें तो ये हर्ट नहीं हुआ है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथन होने के लिए थोड़ा सा शिफ्ट ले रहा है, क्योंकि अमेरिका एज ए हीजिमन अब जो इसकी मेन ड्राइविंग फोर्स थी वो डिक्लाइन कर रही है, और डेफिनेटली उसका स्पेस कुछ और लोग भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।